हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम कवर कर रहे हैं अर्थव्यवस्था खंड को। तो आज का हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को फिर से आज कवर करने जा रहे हैं। जो न्यूज़ है आज की पहली वह है स्वेरिक्स रिक्स बैंक अवार्ड 2020। ये अवार्ड 2020 के लिए दिए गए हैं। तो जो अवार्ड है वह दिया गया है पाउल आर मिलग्रोन को और रॉबर्ट बी विल्सन को। किस क्षेत्र में दिए गए हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। अभी आपको नया नाम लग सकता है लेकिन इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। तो इकोनॉमिक साइंस के लिए स्वेरिक्स रिक्स बैंक 2020 अवार्ड दिए गए हैं और इसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया है। ये वही प्रसिद्ध नोबेल अवार्ड की हम बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। दरअसल यह जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसी का एक आधिकारिक नाम है और यह जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो पुरस्कार दिया गया है, शुरू में हमने नामों का जिक्र कर लिया है, एक बार और याद कर लेते हैं। पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों विजेताओं को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8.49 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो दोनों लोगों में समान रूप से वितरित की जाएगी। नीलामी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आयाम है इन दोनों के संदर्भ में, क्योंकि इस बार का यानी 2020 का जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है वह बेसिकली नीलामी यानी ऑक्शन के सिद्धांत के लिए ही दिया गया है इन दोनों ही लोगों को। तो नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों को बताने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नीलामी सिद्धांत के माध्यम से क्या किया जाता है? किसी वस्तु की कीमत की खोज की जाती है, यानी यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी वस्तु की कितनी बेहतर कीमत दी जा सकती है उसको आंका जाता है। इन्होंने 3 कारक बताए हैं प्रमुख रूप से, उनको एक बार जान लेते हैं ताकि अगर कोई सवाल बने तो आप उसका उत्तर लिख भी पाएं और वैकल्पिक बने तो उसको टिक भी कर पाएं। नीलामी या खरीद का परिणाम 3 कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा इन्होंने बताया। पहला, नीलामी के नियम या प्रारूप पर, यानी नीलामी किस तरह से की जाएगी, ओपन की जाएगी या क्लोज की जाएगी, ऐसे जो भी आयाम है उनका प्रभाव। दूसरा, नीलाम की गई वस्तु से संबंधित होता है दूसरा प्रभाव यानी दूसरा कारक, यानी इसका महत्व, जो खरीदार हैं, जो बिडर्स हैं, उनकी नज़र में क्या है उस वस्तु को जो नीलाम की जा रही है। तीसरा, वस्तु के मूल्य के बारे में बोलीदाताओं के पास कितनी जानकारी है, अलग अलग व्यक्ति कितनी जानकारी रखता है। तो ये 3 प्रमुख आयाम इन्होंने बताए हैं। 2020 का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो सवाल 2019 में किसे दिया गया था, इसको भी रिवाइज कर लीजिए। इन्हें दिया गया था अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को। 2019 का पुरस्कार दिया गया था वैश्विक रूप से गरीबी उन्मूलन के जो प्रयास हैं उनको लेकर के। तो गरीबी उन्मूलन वाला 2019 और 2020 वाला नीलामी के संदर्भ में। 2018 का भी देख लें। 2018 का पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस को और पॉल एम रोमर को संयुक्त रूप से दिया गया था इन दोनों को, और इन्हें दिया गया था लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को जोड़ने के लिए, और इन्हें दिया गया था लॉन्ग रन यानी दीर्घकालिक मैक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब एक ऐसा अर्थशास्त्र जहां पर एक बड़े पैमाने पर आर्थिक क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। तो इन्हें तकनीक के क्षेत्र को दीर्घकालिक जो मैक्रो इकोनॉमी है उससे जोड़ने के लिए, और इन्हें पर्यावरण के प्रभाव को जोड़ने के लिए। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। कई बार क्या किया जाता है कि एग्जाम्स में जो पहले वर्ष यानी इस वर्ष ना होकर के या पिछले वर्ष ना होकर के 2 वर्ष पुराना भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ है एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप 2020 से 2025। तो ये जो रोड मैप है इसमें प्रमुख रूप से नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस की भूमिका है। इसमें क्या क्या बताया गया है? एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप 2020-25 जारी किया गया है और इसे 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को
5 साल पहले ही पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। यानी अभी तक जो लक्ष्य था वह था 2030 का, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि वह 2030 तक ना जा करके 2025 तक ही 20% एथेनॉल को, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उसमें मिक्स करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन और विदेश से तेल के आयात को कम करना, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा विदेशी माध्यम से तेलों के आयात पर निर्भर है। ऐसे में सरकार उसको कम करना चाहती है। और भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, याद रखिएगा इस बात को। अगर हम भारत की घरेलू डिमांड देखें तो 85% हिस्से के लिए, यानी भारत की डिमांड में 85% जो हिस्सा है उसको विदेशों से पूरा किया जाता है आयात के माध्यम से। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल प्लांट फर्मेंटेशन का एक प्राकृतिक उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। एथेनॉल अन्य जो सब्सटेंसेस हैं उनके मुकाबले कम प्रदूषक है। एथेनॉल में क्या शामिल होता है? जैसे गन्ने के जो बाकी बचे हुए हिस्से होते हैं, बेकार हो चुके अनाज, कृषि के अपशिष्ट, इन सभी को उपयोग करके एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। 2020 में एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य जो था, 2020 की बात कर लें, पहले कितना था ये भी जानना जरूरी है। तो 2022 तक इन्होंने कहा था कि 10% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा। 2020 में ऐसा लक्ष्य रखा था और ये भी कहा था कि 2030 तक ये 20% अपमिश्रण यानी डोपिंग को करेंगे, 2020 का लक्ष्य, और अब उसे ही उन्होंने 2025 तक पीछे खिसका दिया है। वर्तमान में हम पेट्रोल में 8.5% एथेनॉल का मिश्रण देखते हैं, सरकार द्वारा ऐसा कराया जाता है, और 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग गैसोलीन के साथ की जाती है। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 यूएन की संस्था ने जारी की है। रिपोर्ट देखते हैं। इसे जारी किया है अंकटाड ने, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ऐसा पूछ सकता है कौन सी संस्था जारी करती है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करती है। 2020 में भारत में $64 बिलियन एफडीआई का प्रवाह आया था, ऐसा इसने बताया है। इसका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का संबंध एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से है। 2020 में 5वां सबसे अधिक एफडीआई भारत को मिला था, याद रखिएगा इस आंकड़े को। 2020 में 5वां सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में आया था। और दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो एफडीआई प्रवाह में 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा वैश्विक एफडीआई प्रवाह पर कोविड महामारी का प्रभाव भी देखने को मिला है। रिपोर्ट में ऐसा जिक्र मिलता है। बताया गया है कि 2020 में जहां 1.5 ट्रिलियन डॉलर एफडीआई प्रवाह होता था, वह $1 ट्रिलियन ही रह गया। तो ये आंकड़े भी बताते हैं। आगे देखें, एक और बात जो निकल करके आई, उसमें पता चला कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की मांग कोरोना महामारी के दौरान कुछ बढ़ गई है। तो कोरोना के दौरान जहां अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं डिजिटल इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर में बूम आया था। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जो उद्योग थे वे 22% बढ़े हैं और $81 बिलियन तक पहुंच गए हैं। अंकटाड क्या है? अंकटाड यूएन की ही एक संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। भारत इसका सदस्य भी है। 3 बातें निकल करके आई, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, भारत इसका सदस्य है, और ये जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। इसकी अन्य प्रमुख रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। अन्य रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंकटाड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट अंकटाड और डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट अंकटाड, याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है इंद्र, यानी इंद्र का मतलब हुआ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। एक और इंद्र होता है, याद होगा आपको, इंडिया रशिया एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, तो ये उससे अलग है। ये इकोनॉमी सेक्शन की एक रेटिंग एजेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.6% का अनुमान लगाया है इंद्र रेटिंग एजेंसी ने। ठीक, इसके पहले इसने कितना बताया था कि भारत की जो इकोनॉमी है वह 10
5.1% भारत की जीडीपी रहेगी। लेकिन इसमें कोविड की जब दूसरी लहर आई तो उसकी वजह से इस रेटिंग एजेंसी ने कमी कर दी। ठीक, इंद्र क्या है? भारत की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है कि कितनी ग्रोथ रेट रहने वाली है जीडीपी के संदर्भ में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जो यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको सेबी, आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यह फिच ग्रुप की एक सब्सिडियरी यानी सहायक कंपनी भी है। वित्तीय संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और संरचनात्मक वित्त को ये कवर करते हैं, और भी कई इनके पैमाने हैं जहां पर जिन चीज़ों को ये कवर करते हैं। सेबी की यहाँ पर एक भूमिका को और समझ लेते हैं। सेबी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अधिकृत और रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया है सेबी एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, कुछ अन्य अगर हम प्रमुख रेटिंग एजेंसी की बात करें भारत की तो उसमें क्रिसिल है, ICRA है और CARE यानी केयर है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? ये उधार लेने वाले की साख का मात्रात्मक मूल्यांकन करते हैं। मात्रात्मक स्तर पर जो व्यक्ति उधार लेता है या कोई संस्था या कोई देश के स्तर पर उसका मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अगली रिपोर्ट लॉजिस्टिक फ्यूल से जुड़ी है। यह जो है रिपोर्ट, इसको नीति आयोग ने RMI इंडिया के साथ मिल करके डेवलप किया है। क्या है इसका नाम? फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, अ रोडमैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट। क्या क्या कहा गया है इसमें? तो लॉजिस्टिक्स फ्यूल यानी परिवहन से संबंधित जितना भी फ्यूल का जो मामला है उस पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है। बहुत सारी बातें हैं इसमें कुछ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसको समझते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है फास्ट ट्रैकिंग, इसका जो नाम है। इसके बाद नीति आयोग ने RMI इंडिया के सहयोग से इसे विकसित किया है। इस रिपोर्ट में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उपाय बताए गए हैं कि भारत में जो लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन के क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है, जितनी लागत आती है फ्यूल के सेक्टर पर भी, उसके फ्यूल के लिए, उसके बारे में बताया है। इसमें कहा गया है कि 2020 से 2050 के बीच लॉजिस्टिक्स की ईंधन लागत पर लगभग 311 लाख करोड़ की बचत हम कर सकते हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। क्योंकि भारत का जो अभी हमने पिछली वाली रिपोर्ट में देखा फ्यूल इकोनॉमी के तहत, तो हमारा बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता विदेशों से तेल के आयात पर है। इसी आधार पर हमने बचत करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है यानी नीति आयोग ने। इसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और शहरी वायु प्रदूषण से भी है। इसके अलावा इसमें लागत कम करने पर ध्यान देने की जरूरत जैसी चेतावनी या बातचीत कही गई है। भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को GDP के 4% तक कम करने की कैपेसिटी मौजूद है, ऐसा इसमें बताया गया है। चलिए अगली देखते हैं। अगली जो रिपोर्ट है वह है रोजगार की स्थिति पर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। तो रोजगार और बेरोजगारी इन सभी डेटा को सम्मिलित किया गया है। जो रिपोर्ट है उसका नाम समझ लीजिए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट। पूछ सकता है यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ILO जारी करता है। 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी 205 मिलियन तक पहुंच सकती है 2022 तक वैश्विक स्तर पर, क्योंकि कोरोना महामारी का भी प्रभाव रोजगार पर पड़ा ही है। तो बहुत हद तक कोरोना महामारी इसके लिए जिम्मेदार बताई गई है। महामारी के कारण लोगों की आय में तेजी से कमी हुई है। इसके अलावा कोरोना में 2021 में कोरोना महामारी से 75 मिलियन रोजगार कम हुए हैं 2021 में, और 2022 के लिए जो डेटा बताता है वह कहता है कि 23 मिलियन रोजगार कम हो सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो प्रभावित हुआ है वह है अनौपचारिक क्षेत्र, क्योंकि इनके पास वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं में काम करने की स्थितियां नहीं थी और ये कम कुशल मजदूर भी थे, तो इस तरह से इनके रोजगार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तेजी से बिल्ड बैक बेटर की रणनीति पर अगर हम काम करें तो इससे निकला जा सकता है और वापस से इन लोगों को रोजगार में लगाया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रमुख रूप से जो उत्पादक रोजगार सृजित करने की हमें आवश्यकता है, यानी ऐसी योजनाएं हम बनाएं जिसके तहत
प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकें और लोगों को रोजगार से जोड़ सकें। तो सुभेद्य वर्ग, वल्नरेबल वर्ग के लिए लॉन्ग टर्म श्रम बाजार बनाना होगा, यानी ऐसे लोग जो अल्पकालिक रोजगार प्राप्त करते हैं या कुछ समय तक रोजगार में लगते हैं, बाहर हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक असमानताओं के लिए हमें मजबूत संस्थाओं, सामाजिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। हालांकि इसमें जो प्रमुख बात थी समझने की न्यूज़ में, वो इस रिपोर्ट का नाम है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है ECLGS 4.0 यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो भारत सरकार ने प्रमुख रूप से MSME सेक्टर को कोविड महामारी के दौरान उबरने के लिए इसको लाया गया था। तो इसी का अब चौथा चरण शुरू कर दिया गया है, यानी एक तरह से हम इसको कहेंगे चौथा संशोधन। यानी यह जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी, इसकी अवधि खत्म हो रही थी, इसलिए इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए तक की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी दी जा रही थी और इसको 3 महीने के लिए इसकी अवधि को बढ़ाया गया है, यानी 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक इसे कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से प्रभावित MSME सेक्टर्स को इसके तहत सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा, यह स्कीम प्रमुख रूप से MSME सेक्टर्स को सहायता देने पर केंद्रित है। ECLGS के तहत अब तक लगभग 2.54 लाख करोड़ रुपए का कवर दिया जा चुका है। अब इस योजना की कुछ प्रमुख बातें, जैसे इसकी शुरुआत मई 2020 में की गई थी, खासतौर से कोरोना वायरस महामारी के दौरान। जब कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो रहे थे, इस वजह से इस सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत थी, जिस कारण से इसको लाया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य MSMEs के लिए, व्यावसायिक उद्यमों के लिए मुद्रा योजना के तहत गारंटी व कोलेट्रल फ्री अतिरिक्त ऋण प्रदान करना है। यानी जो भी इन योजना के तहत ऋण लेना चाह रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल यानी किसी तरह की कोई गारंटी लगाए बिना ही क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख न्यूज़ थी जिन्हें आज हमने कवर किया। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।